अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसे की रिवीजन कर रहा था तो मैंने सोचा जैसे जैसे सब्जेक्ट्स की रिवीजन करूँगा साथ साथ वीडियोस जो है ना बना के अपलोड करता रहूँगा, ताकि जिन चीज़ों में हमारा टाइम वेस्ट हुआ उसमें आने वाले स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। तो ये मैंने नोवा के अंदर सर आरिफ की सेशन ज्वाइन किया था, तो ये उसका ऐसे के ऊपर लेक्चर है, तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। तो इससे आपको भी जो है ना कम टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस हो जाएगी। सी एस एस के अंदर जो ऐसे होता है ना, उसके अंदर फेलियर या किन चीज़ों के अंदर होता है, उसका सर ने बताया कि 3 एरियाज़ के अंदर चांसेस होते हैं जिनमें अगर हम मिस्टेक करते हैं तो हमारे पास फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे के अंदर। एक होते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर हम प्लानिंग नहीं करते, स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखते, और जो हमारे पास कंप्रीहेंशन ऑफ टॉपिक होती है वो नहीं करते। तो इन 3 चीज़ों की वजह से हमारा जो ऐसे होता है ना वो फेल हो जाता है। अब जो हमारे पास सी एस एस के अंदर ऐसे होता है ना वो थीसिस ऐसे होते हैं, मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल रिसर्च्ड ऐसे लिखना होता है, जैसे हम मैट्रिक और एफ में लिखते थे उस तरह का नहीं होता। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंप्रीहेंसिवनेस होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड नॉलेज होना चाहिए एक ऐसे के अंदर, आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, एक्सपोजिशन होनी चाहिए और टेक्निकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। स्टाइल ऑफ द इंग्लिश ऐसे राइटिंग का मीन्स कि इंग्लिश ऐसे जो है ना इसका एक टेक्निकल तरीका होता है, वो सर ने सारा सिखाया है। तो मैं जैसे जैसे आगे लेक्चर रिवाइज करता जाऊँगा तो आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं समझ आ जाएंगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक वे ऑफ थिंकिंग होता है सी एस 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 ए का, वे ऑफ प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है, वे ऑफ कंडक्ट, और हमारे पास होता है हाई नॉलेज नॉट मैटर्स मच, कि अगर हम कुछ समझते हैं ना कि इसके अंदर कोई बड़ी फिलासफी इंग्लिश मानी जाती है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मल इंग्लिश भी चल जाती है सी एस 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 ए के अंदर, क्योंकि हमने टॉपिक समझाना होता है, अपना नॉलेज नहीं जानना होता। क्योंकि जो बैठा होता है वो हमारे से बड़ा रिसर्चर होता है, उसने PhD की होती है, उसने ये टेस्ट पास किए होते हैं, उसको पता होता है, उसने ये पढ़ाया होता है 25-30 साल। तो हम उससे तो ज़्यादा उससे नॉलेज नहीं दे सकते, मीन्स कि हमारा जो नॉलेज होता है वो उससे कम ही होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मॉडरेट इंग्लिश यूज़ करें। डिफ़िकल्ट वोकेबलरी के चक्कर में हम उसके मफ़हूम को नहीं समझते और पूरा अपना टॉपिक ख़राब कर देते हैं ऐसे का। ऐसे के अंदर रेफरेंसेस होने चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए जो एप्लीकेबल हो, बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, जैसे रट्टे वाली कोटेशंस होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो उसको पता चल जाता है चेकर को, तो वो फिर ऐसे फेल कर देते हैं। अब सर ने बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के डिस्कोर्सेज होते हैं ऐसे के अंदर, जिसमें हमारे पास क्या आता है, एक्सपोजिशन आती है, आर्गूमेंटेशन आती है, डिस्क्रिप्शन आती है और नरेशन आती है। तो इन डिस्कोर्सेज को मद्देनज़र रखते हुए हम किसी भी टॉपिक को जो है ना सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं। अब क्रेडिट विल बी गिवन, जो नंबर हैं वो किन को दिए जाते हैं, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है ऐसे के अंदर, रेलिवेंस होता है और क्लैरिटी होती है, उनको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद सर ने एक छोटा सा स्टडी प्लान शेयर किया था कि हम जो है ना ऐसे को एक स्टडी मतलब प्लान के तहत ही हम मतलब रिवाइज भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, और जब हम पेपर में अटैम्प्ट करते हैं तब भी हम उसकी प्लानिंग का ख्याल रखते हैं, अरेंजमेंट्स वगैरह का। ऐसे राइटिंग के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती है, देखिए एक तो ये आर्ट नहीं है, स्किल है, मीन्स हम इसको रटा शटा नहीं लगा सकते, याद नहीं कर सकते, स्किल है, सीखेंगे तो उसके बाद हम किसी भी टॉपिक को आराम से क्रैक कर लेंगे। अब हम इस स्किल को सीखेंगे सर के साथ, तो हमारे पास स्किल क्या है, स्किल बेस्ड हमारे पास जो है ना ऐसे होते हैं, लर्न हम करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसके अंदर कंटेंट बेस्ड भी होता है, मगर कंटेंट जो होता है ना उसका इतना इंटरफेरेंस नहीं होती जितना स्किल की होती है। जब एक बार आप स्किल सीख जाते हैं तो फिर आप कंटेंट खुद क्रिएट कर लेते हैं। जो ऐसे होता है ना, ये बुक्स वगैरह को रट्टे लगाने से पास नहीं हो सकता, जैसे मार्केट के अंदर बुक्स होती हैं, कभी भी नहीं हो सकता। इसका मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, अब जो हमारे पास होता है ना इसका ब्रॉड एरिया ऑफ असेसमेंट है ऐसे का, क्योंकि सर ने पहले खुद ऐसे चेक किए हुए हैं तो सर के इसके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो सर ने उसको फिर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये रूब्रिक है, जो मैं कंटेंट के सर ने कहा था 40% मार्क्स होते हैं, लैंग्वेज के 25%, स्ट्रक्चर के 20% और कोहेरेंस के 15%। इसमें से हमने 100% में से 40% पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, तो फिर जाके हमारा ऐसे क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो है ना ये सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है CSS के अंदर क्लियर करना, जो इनको क्लियर कर जाते हैं तो फिर उनके 99% चांसेस होते हैं कि वो CSS भी कर जाते हैं। और फिर सर ने मार्किंग क्राइटेरिया के अंदर ये चीज़ें बताई, उसके बाद फिर सर ने इन कंटेंट्स को एक्सप्लेन किया
कि हमारे पास जो ऐसे के अंदर मटेरियल होता है, हमारे पास क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ होती हैं, रेलिवेंस होती है टॉपिक के साथ, टाइटल के जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड होते हैं उसकी बेस के ऊपर भी सर ने कहा था कि हम उसकी रेलिवेंस को क्रिएट करते हैं थ्रू आउट द ऐसे। फिर इसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है। इसका मतलब होता है हमारे पास अपडेटेड डाटा होना चाहिए। जैसे सर ने एग्जांपल दिया, पाकिस्तान जो है ना, पहले की जो पुरानी बुक्स उनमें लिखा हुआ है 7th इन द पॉपुलेशन, कि पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। हालांकि जो करंट सिनेरियोस में पाकिस्तान अब 5th नंबर पे आ चुके हैं। तो सर ने कहा इस तरह का जो डाटा होता है ना वो फिर बुक्स के अंदर आउटडेटेड होता है, उसकी वजह से भी स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो चेक कर रहा होता है वो तो पढ़ा रहा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, वो पेपर्स चेक कर रहा होता है हर साल, तो उसको पता होता है कि किस तरह डाटा अपडेट हो रहा है, और उसके पास सारी रूब्रिक होती है, आउटलाइन होती है, उसको पता होता है कि ये स्टूडेंट्स ने किस तरह अटैम्प्ट किया, इसमें कौन से फैक्ट्स किस तरह गलत दिए हुए हैं, किसने रट्टा लगाया हुआ है, किसने बुकिश नॉलेज लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते गुजर चुकी होती है। अब हमारे पास सर ने इधर एक हमें टॉपिक बताया, फेमिनिज्म इज़ अ थर्ड वर्ल्ड इशू। सर ने कहा इसके अंदर हमारे पास इस तरह के टॉपिक आते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो ये है ना रेडीमेड मटेरियल सर ने क्या वो हम यूज़ नहीं करते रेलिवेंस क्रिएट करने के लिए, जो ओरिजिनलिटी ऑफ द मटेरियल होते हैं ना उसको बरकरार रखते हैं। दूसरा सर ने हमें बताया था कि लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं ना, जो सर ने बताया था कि 25% क्राइटेरिया होता है लैंग्वेज का। इसमें सर ने कहा हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर बच्चे ने किस तरह लिखा है, वोकैबुलरी किस तरह लिखी है, एकेडमिक लिखी है या नहीं लिखी, क्लैरिटी देखते हैं लैंग्वेज की, कमांड ऑफ द लैंग्वेज देखते हैं और एक्सप्रेशन देखते हैं। उसके बाद सर ने तीसरी चीज़ बताई थी स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर होता है ना इसके 20% मार्क्स होते हैं, मीन्स 20 मार्क्स होते हैं टोटल ऐसे के अंदर। उसमें सर ने कि हम आउटलाइन देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, बॉडी पैराग्राफ देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। इन सब को लिखने के स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, वो आगे सर ने पढ़ाए हुए हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर हम कोहेरेंस की तरफ आते हैं, ये भी सर ने आगे क्लियर किया होगा कोहेरेंस और कोहेजन वगैरह का। ये रेलिवेंस टू द टॉपिक होती है, मीन्स के जो हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं उनके दरमियान कितनी कोहेरेंस है और रब्त कितना है तसलसल, तो इस चीज़ को भी मेंटेन किया जाता है ऐसे के अंदर, ये चेक होती है। इसके सर ने क्या 15% मार्क्स होते हैं हमारे पास। अब जो है ना ऐसे के लिए कुछ कोड्स होते हैं, सर ने कहा था चेक के पास शीट्स होती हैं, वो उन शीट्स के मुताबिक चेक करते हैं, उन कोड्स या उन रूब्रिक के मुताबिक। अब कंटेंट जो है हमने चेक किया ऊपर, ये जैसे सर ने इसको एक्सप्लेन किया था, क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी और रेलिवेंस, इन सब के 10 मार्क्स होते हैं। कंटेंट के टोटल मार्क्स हो जाते हैं 40। फिर लैंग्वेज की तरफ जब आते हैं, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो कैब होती है, क्लैरिटी होती है, कमांड ऑफ लैंग्वेज होती है और एक्सप्रेशन होती है। ये सारे 5 नंबर के मिलकर ये 5 चीज़ें 25 नंबर की हो जाती हैं। फिर हम आते हैं इस तरफ ऐसे मार्किंग रूब्रिक। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि हमारे पास आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन, इन 4 चीज़ों के 20 नंबर हो जाते हैं। फिर कोहेरेंस और कोहेजन, इन दोनों के मिला के 15 नंबर बनते हैं। सर कह चाहे इसके 5 दे दें, इसके 10 दे देंगे, उसके 10 दे दें, इसके 5 दें, तो इस तरह 15। तो इस तरह हमारे पास जो होता है ना टोटल 100 मार्क्स का ऐसे बन जाता है। सर ने फिर एंड पे यही बात बताई थी कि गो फॉर स्किल्स नॉट कंटेंट ओनली। तो यहाँ पे हमने फिर ब्रेक ली। फिर उसके बाद सर ने हमें बताया कि टाइप्स ऑफ एसेस के अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ राइटिंग आती हैं। पहले सर ने टाइप्स ऑफ राइटिंग बताई, फिर टाइप्स ऑफ एसे भी समझाया था। अब टाइप्स ऑफ राइटिंग है ना, सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिटिकल या क्रिटिकल राइटिंग। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, UN चार्टर या ह्यूमन राइट्स वगैरह की, तो अगर इस तरह की चीज़ें दें तो फिर हम उसके अंदर एनालिसिस वगैरह देते हैं, उसका क्रिटिकल, इसको हम एनालिटिकल या क्रिटिकल राइटिंग कहते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग, इसमें यस या नो के अंदर इनका जवाब देते हैं, उनको हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग के तहत देखते हैं। अब सर ने आगे इनको अलग अलग करके भी एक्सप्लेन किया है लेक्चर्स के अंदर। ये तो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें सर ने वैसे ओवरव्यू दिया हुआ था सारी चीज़ों का। आइदर अ कंपैरिजन और कंट्रास्ट बिटवीन टू डिफरेंट और सिमिलर थिंग्स। अब सर ने फिर ये बताया था कि कंपेयर और कंट्रास्ट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। जब हम कंपेयर करते हैं ना, वो होता है हमारे पास, कंट्रास्ट होता है बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और कंपेयर होता है बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। सर ने कहा ये चीज़ डिफरेंस होता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अंदर। कंपेयर जब करते हैं हम टू सिमिलर थिंग्स के दरमियान करते हैं, और जब कंट्रास्ट करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स के दरमियान। आगे सर ने फिर इसका डिफरेंस भी करवाया था। और एक्सटर्नल थ्रेट्स मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान और इंटरनल, देखा ना, अब इसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट के अंदर ये आ रहा है, एक्सटर्नल थ्रेट्स मोर डेंजरस फॉर पाकिस्तान और इंटरनल थ्रेट्स, मतलब इन हमने इसमें या एक साइड लेनी है, या यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे। और मॉडर्न वार्स नॉट होली वार्स 2019 के अंदर सर ने कहा यस आया है, तो ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग में से था।
फिर जो हमारे पास राइटिंग की टाइप आती है वो है काज एंड इफेक्ट राइटिंग। सर ने इसके अंदर हम सोल्यूशन या रेमेडीज़ देनी होती हैं काज एंड इफेक्ट के अंदर जब किसी इस तरह के ऐसे को अटैम्प्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, मेक रीडर्स अंडरस्टैंड द काज ऑफ द थिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द अदर थिंग। तो इस तरह सर ने फिर हमें ये टॉपिक बताया द एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये काज एंड इफेक्ट राइटिंग है। और द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान इकॉनमी, तो ये भी काज एंड इफेक्ट है। तो इस तरह मैं आपको सारे टीचर्स के जो है ना, मेरे पास काफ़ी सारे टीचर्स के लेक्चर्स हैं, मैं सबके लेक्चर शेयर करूँगा एक एक करके। मतलब उनके लेक्चर्स की समरी है, 3-3 घंटे के लेक्चर है, मैं आपको ये 10-15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो परेशान नहीं होना, डटे रहना है। बाकी लिखने का मेथड सबका मतलब 19-20 सेम ही है, जो डिफरेंस होता है ना वो समझाने में होता है। तो वो फिर आप डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर जब सुनेंगे तो फिर आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। फिर ये टाइप्स ऑफ ऐसे आते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एक एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, आपने सुना होगा एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं, आर्गुमेंटेटिव होते हैं, लिटरेरी होते हैं। तो ये हो गया एक्सपोजिटरी ऐसे। असल चीज़ ये है हमारी जो हम अटैम्प्ट करने में दिमाग में रखते हैं, इसको सर ने सही एक्सप्लेन किया। अब जब हमारे पास 10 टॉपिक आते हैं ऐसे के, तो उसमें हमारे पास जो एक्सपोजिटरी ऐसे होते हैं वो कैसे होते हैं, हम एक्सपोजिटरी कहते हैं इन्फॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग को प्रोवाइड बैलेंस्ड एनालिसिस ऑफ ए टॉपिक। दीज ऐसे डिस्कस certain issues relating to national, economic, social and one-sided information। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका टॉपिक ये नो स्टांस इज टेकन, यहाँ पे कोई स्टांस वगैरह नहीं लिया जाता, ठीक है, सिर्फ वन साइडेड इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको प्रूव करते हैं और सिंपली डिफाइन या एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इन एक्सपोजिटरी ऐसे राइटर एक्सप्लेन्स डिफाइन अ टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। इट इंक्लूड्स कंपैरिजन, कंट्रास्ट राइटिंग, काज एंड इफेक्ट राइटिंग। अब काज एंड इफेक्ट आने का वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। काज क्या है हमारे पास, वाटर क्राइसिस, उसका इफेक्ट क्या होता है, नेशनल यूनिटी। हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, ये तो उसने खुद ही बताया हुआ है। तो इस तरह सर ने क्या है कि हमारे पास ये टॉपिक आते हैं। अब हमारा लेक्चर 1 की जो है ना शीट 1 तो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लेते हैं शीट नंबर 2। जब सर इस सर ने हमें वो वाली टाइप पढ़ा दी, उसके बाद सर आए दूसरी टाइप के ऊपर, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसके अंदर हमारे पास ये ओपिनियन बेस्ड ऐसे होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स भी सर ने इसी के अंदर आते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे को अटेम्प्ट करने के अंदर। ये प्रेजेंट करता है आर्गूमेंट्स इन द फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक। तो इसमें सर ने क्या, सबसे पहले हमें जो है ना पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, तो फिर इधर वो बात बताने लग गए। तो कहते हैं आर्गुमेंटेटिव के अंदर हम पैराग्राफ के साथ लिखते हैं, एक थीसिस होता है, एक एंटी थीसिस होता है, एक सिंथेसिस होता है। जो थीसिस होता है ना उसमें हम अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, जो एंटी थीसिस होता है वो अपोजिट की आर्गूमेंट देते हैं। सिंथेसिस के अंदर हम थीसिस और एंटी थीसिस दोनों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम इसके अंदर पैराग्राफ बिल्डिंग करते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर। अब टाइप्स ऑफ राइटिंग, वेयर यू prove your opinion, theory of or hypothesis about an issue is correct or more truthful than those of others. For example, expanding information technology, a curse or blessing। ये हमारे पास CSS 2019 के अंदर ये टॉपिक आया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक आया, फेमिनिज्म इज़ नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। ये 2017 के अंदर CSS के अंदर आ चुके हैं। और बस आने के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसी को लोग लिटरेरी भी कहते हैं ऐसे। तो लिटरेरी और एब्स्ट्रैक्ट ये एक ही चीज़ है सर ने कहा, हम इसी के तहत इसको भी लेते हैं, दोनों ऐसों को मतलब अटेम्प्ट करने का तरीका सेम होता है। इसमें हमारे पास किस तरह हम पहचानते हैं कि कोई भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट हैं, ऐसे विच आर रिटन टू इलेबोरेट राइटर्स ओपिनियन, कम्युनिकेट ऑन अ सर्टन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। दीज टॉपिक्स आर इंटरप्रेटेड वेरिंग बाय वेरियस राइटर्स, नो टू एसेस मे बी अलाइक। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर राइटर का, तो इस तरह फिर इसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। सर ने कहा आप जो भी इंटरप्रिटेशन करते हैं वो सही होती है यहाँ तक कि आप उसको प्रूव करें, अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो फिर वो गलत होती है। बाकी सर ने कहा चेकर का कोई अपना व्यू नहीं होता कि वो ये लेके बैठा है कि ये है ना हमारे पास एक लिटरेचर की एक लाइन आई हुई है टॉपिक के तौर पे, तो इसका ये मतलब है। सर ने कहा उसके कोई भी मतलब ले सकते हैं, हर जो होते हैं ना स्टूडेंट उसकी अपनी राय होती है, और चेकर भी उसकी राय के ऊपर मतलब उसको मार्क्स देता है कि बस उसको ये होता है कि अपनी राय को फैक्ट्स के साथ प्रूव करना होता है और एकेडमिक राइटिंग करनी होती है। हमारे पास अब एग्जांपल क्या है, आर्ट फॉर पीस, ये CSS 2019 के अंदर आया। टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर।
जो लेक्चर नंबर 1 था उसके आखिर पे सर ने हमें इनको सिंप्लीफाई करके दिखाया था कि ऐसे के स्ट्रक्चर को जो एक्सपोजिटरी होता है उसके अंदर हम जो एक्सपोजिटरी होता है उसमें हम एक साइड लेते हैं, वन साइडेड ऐसे होता है। जो आर्गुमेंटेटिव होता है ये टू साइडेड होता है, मगर हम इसके अंदर फेवर एक साइड को करते हैं और फिर उसी को ज़्यादा मतलब फेवर दी जाती है। जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें सर ने कहा कैन बी आइदर एक्सपोजिटरी और आर्गुमेंटेटिव। तो उसके बाद लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होता है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही बाद में शेयर करूँगा जब उसको पढ़ने लगूँगा।